तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे ओडिशा के नवरंगपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में कई जगहों पर ईडी के छापे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर मिले 25 करोड़ रुपए से अधिक कैश। बीजेपी ने कहा जेएमएम कांग्रेस के लूट मॉडल का हुआ खुलासा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में खारिज की जमानत। सीआईएससीई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। 10वीं क्लास में 99.47% और 12वीं क्लास में 98.19% छात्र उत्तीर्ण। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले फिर से किया बेहतर प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। ओडिशा के बरहमपुर और नवरंगपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा ओडिशा में बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त। भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर उभरी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में प्रचार अभियान को देंगे धार। देश भर के 180 से ज्यादा कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में लिखी खुली चिट्ठी। कानूनी कार्रवाई की मांग। कुलपतियों के चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल। भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से आज से कुछ राहत मिलने के आसार। और हम आपको तीसरे चरण के मतदान और चुनावी तैयारियों से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते हैं, जो कि रांची से है, जहां कई ठिकानों पर ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी इस वक्त चल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती अभी भी की जा रही है। साल 2019 में वीरेंद्र के राम के सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र के राम को फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जा सका था। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो कि 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापेमारी की थी। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की संपत्ति ईडी को मिली थी। तो लगातार रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है और आप देखिए बीते
कई महीनों से, सालों से अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंत्रियों के, उनके पीएस के घर से, उनके सहायक के घर से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो ये है झारखंड सरकार और उनकी नीतियां कि देखिए कहां कहां से अरबों रुपए वहां से मिल रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में क्या कुछ है ये मामला। फिलहाल भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे उसे इन रुपयों ने सत्यापित कर दिया है। लगता है कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक मारकर लूटे हुए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की दुहाई देने वाली जेएमएम कांग्रेस जनता के सामने अब कौन सा नया बहाना लेकर आएगी? धीरज साहू से लेकर आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा से लेकर पूजा सिंघल तक के ठिकानों से जिस प्रकार अथाह काले धन बरामद हुए हैं, उससे पिछले 5 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई संगठित लूट जग जाहिर हो चुकी है। जी हां, संगठित लूट की बात उन्होंने कही है। सोचिए कि झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहां 25 करोड़ रुपए नकद मिल सकता है, तो दूसरे और मंत्रियों ने गरीबों की गाढ़ी कमाई और कितना लूटकर नौकर चाकरों तक के यहां छुपा कर रखा हुआ है। हमें लगता है कि कल्पना सोरेन जी अब घड़ियाली आंसू बहाना और ये कहना बंद कर देंगी कि हेमंत सोरेन का आखिर अपराध क्या है। निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे हम मारेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पीएस का बचाव करते हुए कहा है कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस हैं। हम पीएस का चुनाव अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं। जो आप देख रहे हैं वही हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वो देखा जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। तो ये कुछ बातें आप सुने वहाँ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पर लगातार भ्रष्टाचार पर जो वार है वो लगातार होता जा रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगातार वार किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये आज की खबर है, अपडेट हम आपको दे दें। कई स्थानों पर छापेमारी की है।
कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर मिला है नोटों का पहाड़, जिसको लेकर की लगातार काउंटिंग गिनती की जा रही है। नोटों का पहाड़ मिला और कहा जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए तो अब तक मिल ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम। झारखंड सरकार में ये मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। उनके जान पहचान के जो पीएस कर रहे हैं, उनके घर से ये बरामदगी हुई है और अनुमान है कि जब्त की गई नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए तक के बीच हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी काउंटिंग जो नोटों की गिनती है वो इस वक्त भी चल रही है। सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारा मामला है। किस तरह से सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं बरती गई, ये आरोप है और उससे ये सारा का सारा पैसा वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आया है। मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी के बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर के गिरफ्तारी के बाद से ये सारी कार्रवाई की गई है। फरवरी 2023 में मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी 2023 यानी कि बीते साल की बात हम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में वीरेंद्र राम जो थे वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर थे और ये पहली बार नहीं है, जी हां, ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामद हुई है। हम आपको बताएंगे कि इससे पहले भी किस तरह की चीजें वहां पे झारखंड में हो चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। कांग्रेस सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसमें आप यकीन नहीं कीजिएगा 350 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए थे। जी हां, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी कहा गया कि 351 करोड़ रुपए। तो इतनी बड़ी अरबों रुपए की बरामदगी उनके ठिकानों से की गई थी। ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में अब एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, वो है पूजा सिंघल। उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। ये महिला आईएएस ऑफिसर महिला हैं, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये है पूजा सिंघल, आईएएस ऑफिसर। इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और पूजा को मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में 2009 और 2010 में मनरेगा घोटाला हुआ था और उसके बाद से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई कि कोई आईएएस ऑफिसर, मंत्री, पीएस, तमाम लोग इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए थे और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और जो पैसे हैं वो ईडी ने जब्त की है। अगला नंबर आप देखिए, हेमंत सोरेन है, फिलहाल जेल में बंद है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, और ये अभी घोटाले में ही ये आरोपी हैं और जेल में इस वक्त बंद हैं। भूमि घोटाले से, जो जमीन घोटाला, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। करोड़ों की जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इन्होंने प्रयोग किया था। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह का इन्होंने काम किया, जमीन हड़पने का काम किया, जाली दस्तावेजों के जरिए जो आरोप इन पर लगे हैं। माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का भी रैकेट, और उसमें ये इन्वॉल्व थे हेमंत सोरेन। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच इस वक्त भी जारी है और ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 14 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में, जमीन घोटाले में, हो चुकी है। 2011 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं छवि रंजन, वो भाई साहब भी इसमें शामिल हैं। छवि रंजन आईएएस ऑफिसर, और छवि रंजन राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उन्होंने इस तरह के कामों को अंजाम दिया है और ये सभी लोग अभी सलाखों के पीछे हैं और लगातार जो जांच है वो हो रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर ये कि किस तरह से वहां पे कुछ स्कूलों में बम के मिलने की जो सूचना है वो दी गई है मेल के जरिए। आप समझ सकते, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कई स्कूलों में भी इस तरह से। लेकिन ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, राम मंदिर पर दिए बयान में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। ये कहा है प्रमोद कृष्णम ने कि किस तरह से वहां पे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, इस पूरे फैसले को पलटने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर पर दिए बयान में
राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे। इस वक्त ये बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि अगर ये सरकार आती है तो किस तरह से राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलटने का काम करेंगे। ये प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये सनसनीखेज आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर। जी हां, राम मंदिर पर दिए बयान में अब राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलट सकते हैं। जी हां, ये बहुत ही गंभीर आरोप और ये प्रमोद कृष्णम की तरफ से कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। हमने कल ही देखा किस तरह से वहां एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री ने की थी, लाखों हजारों के तादाद में वहां पे राम भक्त पहुंचे हुए थे। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पे रोड शो कर रहे थे। और इसी साल 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक लंबी लड़ाई के बाद, और लंबी लड़ाई कहने का मतलब 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद देश में किस तरह से हमने देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसमें तमाम लोग शरीक हुए, शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम लोगों को, विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी न्योता दिया गया था कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होइए, लेकिन वो नहीं हुए। उनके अपने कारण रहे होंगे। लेकिन उसी के हवाले से अब ये ब्रेकिंग न्यूज के प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। जी हां, राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलट देंगे। और राम मंदिर पर दिए बयान में अब राहुल गांधी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर किस तरह से हम इसको देखेंगे और समझेंगे, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए, हम उस पर चलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, ऐसा कहना है प्रमोद कृष्णम का। हम उनकी वो बाइट आपको सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। जी हां, एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। और उसके बाद से जो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से चीजें हुई हैं, अयोध्या में राम मंदिर का एक भव्य निर्माण किया गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उस पूरे फैसले को पलटने का काम किया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरफ से लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी ने ये कहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। और सुपर पावर कमीशन जिस तरह से शाहबानो मामले को पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसी तरह से इस पूरे फैसले को भी पलटने का काम किया जाएगा। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो कि पूर्व कांग्रेसी नेता रह चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर लगातार बारीकी नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, बीच चुनाव में कल जबकि तीसरे फेज का चुनाव है, उसके बाद और भी चरणों के चुनाव होने वाले हैं, बीच चुनाव में इस तरह की बातें मीडिया में आना राहुल गांधी की तरफ से और आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से क्या दर्शाता है, इसके क्या कुछ निहितार्थ हैं? बहुत सनसनीखेज आरोप है प्रमोद कृष्णन की तरफ से राहुल गांधी पर। हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार के करीबियों में गिनती होती थी प्रमोद कृष्णन की, और वो लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लखनऊ से लड़ चुके हैं। अब वो इस तरह का दावा करते हैं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो सुपर कमीशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था राम मंदिर को लेकर उसको पलट दिया जाएगा। और इस तरह की बात कहना राहुल गांधी के हवाले से कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था जैसा कि शाहबानो प्रकरण में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था। और हमने देखा था कि तब से लगातार
कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी करती है। और हमने देखा है कि जब राम जन्मभूमि की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को, तो वो निमंत्रण ठुकरा दिया गया था और बीजेपी लगातार उसके लिए सवाल उठाती रही है राहुल गांधी पर कि आखिर वो क्यों नहीं आए। बीजेपी से बैर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बैर हो सकता है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण ठुकराना ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और राहुल गांधी की विचारधारा को दर्शाता है। और सनातन धर्म पर जब इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी, हमने देखा डीएमके के एक प्रमुख नेता के बेटे ने जब जो कुछ कहा था उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। और अब इस तरह की बातें सामने आना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था प्रमोद कृष्णन के हवाले से जो दावा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ये बड़ी खबर है, सनसनीखेज बात है। शैलेंद्र, चूंकि हमने कहा कि चुनाव का वक्त है, तीसरे फेज का चुनाव कल ही होना है, उसके बाद और भी 4 फेजेस के बाकी हैं, बीच चुनाव में इस तरह की बातें आना क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कितना डेंट, कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर हमें याद होगा कि सैम पित्रोदा ने जब विरासत कर को लेकर बात कही थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब बीजेपी इस बात को बहुत प्रमुखता से कहेगी कि देखिए, हम पहले से ही कहते थे कि इनकी मंशा क्या है। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राहुल गांधी समेत कोई प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी का उस समारोह में नहीं पहुंचा। अभी भी आप देखें तो राहुल गांधी इतने दिनों 22 जनवरी के बाद से लेकर अब तक दर्शन के लिए नहीं गए हैं रामलला के, और कहा जा रहा था कि वायनाड चुनाव के लिए रुके हुए हैं। तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा एक तरह से तमाम बयानों से जाहिर होती है और बीजेपी आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यक मतों के लिए इस हद तक कांग्रेस पार्टी के नेता और खुद राहुल गांधी इस तरह के बयान देते रहते हैं। ऐसी उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ ऐसी बातें कहेगी जिसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बीजेपी ने बताया कांग्रेस के घोषणा पत्र को, और इसके साथ ही साथ तमाम गंभीर आरोप तो लेकर बीजेपी लगाती रही है कांग्रेस पार्टी पर। अब इस तरह का खुलासा होना, जैसा कि प्रमोद कृष्णन ने कहा है, ये बहुत सनसनीखेज आरोप है राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी को सामने आकर एक तरह से सफाई देनी चाहिए कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने कहा था या कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि वो सत्ता में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। ये बहुत ही गंभीर बात है, चूंकि ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है प्रमोद कृष्णन ने जो खुद कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहिए, जैसे कि इनहेरिटेंस टैक्स का मामला आया, अमेरिका से ये आइडिया चल के आया यहाँ पे और कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ लिया, क्या आपको लगता है कि ये आइडिया भी वहीं से आया हुआ लगता है? ये देखिए, सैम पित्रोदा तमाम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की सरकार केंद्र में बनी है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार है। और उनका ये कहना कि किसी की संपत्ति उनके परिवार को देने से के पहले 55% सरकार को उसको कब्जा कर लेना चाहिए, वो उसके पक्षधर है। और हमने देखा कि बहुत सफाई फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई, लेकिन बीजेपी और तमाम दलों ने इस बात को कहा कि ये किस तरह से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच सामने आती है। और बीजेपी की तरफ से तो उनके शीर्ष स्टार प्रचारक, और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और बहुत निशाना कांग्रेस पार्टी के रवैये पर साधा गया और कांग्रेस पार्टी बचाव के मुद्रा में नजर आई। और अब इस तरह का खुलासा होना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसलिए भी ये गंभीर हो जाता है कि हम जानते हैं कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे और अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अब शैलेंद्र, किस मुंह से जाएंगे राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में अपने लोगों से वोट मांगने के लिए? जी, एक बार सवाल अमित सिंह दोहराएंगे? मैंने कहा शैलेंद्र कि अब किस मुंह से जाएंगे राहुल गांधी रायबरेली में, यूपी में? अभी सफाई तो देनी होगी। मैं निश्चित तौर पर जब प्रमोद कृष्णन ने दावा किया है तो राहुल गांधी को खुद सामने आकर सफाई देनी होगी कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है और क्या वो ऐसी मंशा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी मंशा रखती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस सवालों का जवाब देना होगा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद करोड़ों भारतीयों के जो सपना है वो पूरा हुआ है। जब उसमें हमने देखा कि जिसकी चर्चा होती है अयोध्या के में जो बदलाव आ रहे हैं राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं अयोध्या में इस वक्त मौजूद हूँ और वो एक हर्षोल्लास, वो तस्वीरें देखते हैं, लोग देश भर से आते हैं
अपने आस्था के केंद्र पर उस वैभव को देखते हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। खुद राहुल गांधी को सामने आकर जवाब देना होगा कि उनकी क्या मंशा है, क्या उन्होंने इस तरह को बयान दिया था, और अगर दिया था तो उनका क्या कहना है। अच्छा शैलेंद्र, एक बात और कि चलिए कई बार ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर भारत की पार्टी बनकर नहीं रह सकी है, वहाँ पे वोट कम आते हैं, लोग उनको कम पसंद करते हैं। दक्षिण भारत की ये पार्टी है, वहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी तो राम को लेकर काफ़ी आस्था है, वहाँ के लोग भी तो राम को काफ़ी चाहते हैं। पूरे देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई राम को पसंद करता है, हर कोई आस्था वाली बात है। ऐसे में चाहे वो उत्तर भारत की बात हो, रायबरेली की बात हो, अमेठी की बात हो, ये तो चलिए, लेकिन जब वो दक्षिण भारत जाएंगे, वायनाड जाएंगे, तो वहाँ भी तो उनसे लोग पूछेंगे कि आपने अगर ये बात कही है तो कैसे आप ये बातें कह सकते हैं। देखिए असीम, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो राहुल गांधी के कई ऐसे विवादित बयान रहे हैं। जब उन्होंने मंदिरों में लड़कों के जाने को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बहुत आलोचना हुई थी। इसके साथ ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द्वारिका में हमने देखा कि वो समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की, तब उसको एक ड्रामा करार दिया, उस तरह से एक बयान दिया जिसका करारा पलटवार प्रधानमंत्री ने कल इटावा की रैली में दिया। तो इस तरह के बयान देने की एक तरह से देखें तो राहुल गांधी का इतिहास रहा है। अब आज जो बात कही है ये प्रमोद कृष्णन ने कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है कि 500 वर्षों के बाद, इतने वर्षों के कानूनी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आप ये कहना जो प्रमोद कृष्णन दावा कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे साहबानों के फैसले की तरह, ये आप बिल्कुल ही तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गए और निश्चित तौर पर बीजेपी आरोप लगाएगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर बयान। क्योंकि बैठे बिठाए मुझे लगता है कि बीजेपी को एक और मुद्दा कांग्रेस ने दे दिया कि आप जाइए और कुल्हाड़ी पे अपने ही पैर को खुद से मार लीजिए इस तरह के बयान देके। जी असीम, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक आदत सी बनती जा रही है। 2000 चुनाव हो या फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव हो, सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर मुख्यमंत्री को आप देखें, मणिशंकर ने जब चाय वाला कहा, आ गया, इस तरह के ऐसे तमाम बयान है जिनके बाद ये माना गया में उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब निजी हमले किए गए। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयान जब विरासत कर की बात कांग्रेस के एक प्रमुख सरकार करते हैं, उससे पहले सनातन धर्म पर तरह के बयान चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी दलों के नेताओं की तरफ से आते हैं, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक तरह से कहें सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो शैलेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। और आपके इस बयान के बाद से आपने जो आरोप लगाए हैं, सनसनी फैल गई है, बताना चाहेंगे क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था और ये जो सारी बातें आई वो किस संदर्भ में ये सारी बातें आई हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। अब बारी राहुल गांधी जी की है, अब बारी सैम पित्रोदा जी की है कि वो उसका जवाब क्या देते हैं। जब वो अपना जवाब देंगे तो मैं उनके जवाब का जवाब दूंगा। और ये बात कोई नई नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, ऑन रिकॉर्ड है कि शाहबानो का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माननीय राजीव गांधी जी की सरकार ने पलट दिया था। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा, सुपर कमीशन बना करके उस फैसले को बदला जाएगा। ये तो कांग्रेस के जितने भी रणनीतिकार हैं ये सब जानते हैं। लेकिन आचार्य जी, तो सबको मालूम है, बीच चुनाव में 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, कल तीसरे फेज का चुनाव है। कल ही प्रधानमंत्री वहां पे एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने रोड शो किया है अयोध्या में। हमने देखा किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में वहां पे लोग थे। 22 जनवरी का दिन कोई कैसे भूल सकता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी इस तरह की बातें वो कहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इससे एक भयंकर डेंट कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में और पहुंच सकता है? नहीं, मेरा विषय ये नहीं है कि किसको डेंट लगे किसको ना लगे। मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी तक भी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। मैं तो जो मेरा 32 साल का जो
मेरा अनुभव है, कांग्रेस में मैं रहा हूं, तो जो जो बातें मुझे याद आती रहेंगी मैं उन बातों को शेयर करता रहूंगा। मुझे लगा कि इस बात को देश के सामने रखना जरूरी है, तो मैंने रखा। तो राहुल जैसे गांधी जी इसको नकारेंगे, राहुल गांधी जी इस पर क्या जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता इस पर क्या बोलेंगे, जब वो बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। तो जैसे आचार्य जी, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स की, विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा की तरफ से आई, अब ये आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उन्होंने ये कहा है कि अब अगर हमारी सरकार आती है तो हम राम मंदिर के इस पूरे फैसले को पलट देंगे। क्या इससे क्या समझा जाए, क्या नतीजा निकाला जाए इससे? इस तरह समझने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लोग सनातन से नफरत करते हैं, ये लोग राम के नाम से चिढ़ते हैं, ये लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, ये लोग अयोध्या से चिढ़ते हैं। मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, मेरा गुनाह क्या था? मैं राम मंदिर गया था, मैंने कहा था कि भाई राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, राम का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है, राम के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। बस राम तो इनकी आंखों में चुभते हैं। जो राम मंदिर जाएगा, अभी आज ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं राधिका खेरा, उसने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है कि मैं अपनी मां को लेकर के अयोध्या गई, उसके बाद से इनके टारगेट पे आ गई। तो कोई एक आदमी थोड़ी कह रहा है, एक आदमी अगर कहे उसको गलत सिद्ध किया जा सकता है। सारे के सारे यही कह रहे हैं। गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ये तो राहुल गांधी जी के एकदम राइट हैंड थे, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, सुष्मिता देव, अशोक चौहान, संजय निरुपम, ये सबके सब थोड़ी गलत बोलेंगे। राधिका खेड़ा ने तो कहा है कि मैं जैसे ही अयोध्या से लौटी मैं टारगेट करना शुरू कर दी गई। तो ये तो रामद्रोही लोग हैं। तो राम मंदिर के फैसले को पलटना इनके लिए कितनी देर का काम है? अगर इनकी सरकार बन गई तो निश्चित ही इनके जो मंसूबे हैं, इनका जो प्लान है, इनकी जो योजना है, इनके जो ख्याल है, इनका जो ख्वाब है, वो तो राम मंदिर को रोकना है। लेकिन आचार्य जी, राजनीतिक विरोध बीजेपी से होना अपनी जगह है, वो एक बात है, आप उसका विरोध कीजिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर आप धीरे धीरे उस विरोध से आगे बढ़ते हुए अब सनातन विरोधी होते चले जाएं। आप भगवान राम को न माने, आप ईश्वर को न माने, आप सनातन विरोधी बातें कहने लगें। जो लोग भगवान राम के शरण में उनकी पूजा, उनका आशीर्वाद लेने जाएं, उनको आप पार्टी से निष्कासित कर दें। ये तो कोई राजनीतिक विरोध नहीं हुई ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विरोध कहां कर रही है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध इसलिए करती है कि वो राम का नाम लेते हैं। तो असली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। जो राम का नाम लेगा उसका विरोध करेंगे। जितने नेताओं का मैंने नाम लिया, राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये सब वो लोग हैं। हमने सबने राम की बात की, अयोध्या की बात की, तभी तो हम टारगेट पाए। हम तो इनकी आंखों के तारे थे, बड़ा प्यार करते थे हमें। तो ये हमारे हर भाषण पे कहते थे, वाह क्या बात है। जो मोदी को गाली देगा, जो राम का अपमान करेगा, जो सनातन को गाली देगा, जो सनातन के मिटाने की बात करेगा, जो अयोध्या के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा। खुद राहुल जी ने कितनी बार कहा है हम हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। तो इसमें सबूत की जरूरत क्या है? इसमें और प्रमाण क्या चाहिए? देश की जनता उनके बयान निकाल के देखे। उन्होंने खुद कहा हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है, इस शक्ति से लड़ना है। उन्होंने खुद कहा हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। तो गुंजाइश कहां रह गई? जो भीतर बातें होती थी, मैंने तो उनकी एक झलक बताई है। समय आएगा मैं और भी कुछ बताऊंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है। आप समझिए इन बातों को। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की ये सोच है कि अगर ये सरकार आ गई तो जैसे शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था, ठीक वैसे ही राम मंदिर के पूरे फैसले को, जो कि कोर्ट से ये फैसला आया है, उसको पलटने का काम किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। ये सनसनीखेज आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने
कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर लगाया है। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, ये तो बहुत अंदर की बातें हैं जो हमने आपको बताई, और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो सनातन विरोधी बातें हैं, वो भी हम आपको आने वाले दिनों में उसका भी हम खुलासा करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पूर्व कांग्रेस नेता, उनकी तरफ से ये सारे आरोप। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमने आपको बुलेटिन के शुरुआत में ही झारखंड में जिस तरह से वहां पे ईडी की छापेमारी चल रही है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बरामद हुए हैं। क्या है ये लूट का मॉडल जिसे भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कह रही है? हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दिवाकर भी इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये सारा मामला है क्या, और बीजेपी जो कह रही है कि ये जेएमएम हम कांग्रेस का लूट का मॉडल है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, और ये ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो पीए हैं, उनके नौकर के घर से इतनी बड़ी बरामदगी होती है, तो निश्चित तौर पर एक जो कनेक्शन है काले कारोबार का, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो घर के पास है वो गतिविधियां बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां लगातार दूसरी मशीन नोटों को गिनने के लिए पहुंची है, और उसके बाद कई बक्से, जो 2 गाड़ियां हैं उसमें करीब 6 बक्से लाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर अलवीरों में, बोरों में और पॉलीथीन में भरकर कितने नोटों की गड्डियों को रखा गया है। और जो नोटों का अंबार वीडियो जो जारी किया है ईडी ने, उसके बाद एक दूसरी खेप भी कहा जा रहा है कि वहां पर मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और ये जो नेक्सस है और ये जो भ्रष्टाचार का काला कारोबार झारखंड में है, ये पहले कभी जेएमएम तक सीमित हुआ करता था, जिसपे आरोप लग रहे थे कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के बाद वो जो पूरा गठबंधन था और वो जो पूरा नेक्सस था वो सीएमओ तक पहुंचा था, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए और वो फिलहाल जेल में है। और उसके बाद अब जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, उनके जो पीए हैं, उनके नौकर के घर पर आज छापेमारी होती है। आज करीब रांची में 6 जगहों पर छापेमारी हो रही है, एक गाड़ी खाना के पास, दूसरा बोरियो के पास और तीसरा सेल सिटी में। तो इन जगहों पर कई अन्य भी कागजात और कुछ और भी जानकारी ईडी को मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद अब जब इनसे पूछताछ होगी तो कई और भी खुलासे असीम हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा नेक्सस और भ्रष्टाचार का काला कारोबार जो पिछले 2-3 सालों से झारखंड में उजागर हो रहा था, हम कह सकते हैं कि उसकी ये अगली कड़ी है, जिसमें और भी पड़ते पूछताछ के बाद खुलेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय जी भी इस वक्त लगातार मौजूद है रांची से ही। विनय जी, क्या इसी दिन के लिए झारखंड की जनता ने कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को चुना था, इसी दिन के लिए कि आप हमारी गाढ़ी कमाई को विकास की बजाय अपने घर को भरें? लाखों रुपए बरामद हुई है, कहा जा रहा है कि 25 से 30 लाख रुपए बरामद अब तक हो चुके हैं। 25 से 30 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। करोड़, क्योंकि यहाँ लाख में कोई काम नहीं होता है झारखंड में। आपको बता दे, प्रधानमंत्री जो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, और प्रधानमंत्री अपनी बातों को सिद्ध कर रहे हैं। झारखंड में जो लूट का तंत्र चल रहा था, उस लूट के तंत्र को बेनकाब किया जा रहा है ईडी सीबीआई के माध्यम से। और आज जिस तरह की हालत पैदा हो गई थी, आप जानते हैं कि एक सांसद, कांग्रेस के सांसद के घर से ही 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई थी। आज जो यहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उनके पीए है संजीव लाल, और उनके जो सहायक नौकर कहते हैं जहांगीर आलम के घर से। अब तो झारखंड में तो इस समय अभी जुमला चल रहा है, जब नौकर के घर से 25-30 करोड़ रुपया बरामद हो सकता है, तो मंत्री और
अन्य लोगों के पास क्या संपत्ति हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जांच का दायरा जब बढ़ेगा धीरे धीरे तो और कई बड़े खुलासे होंगे और भ्रष्टाचार का जो नेक्सस झारखंड में बना है वो टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार विनय जी ने कहा कि 25 से 30 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की बरामदगी अब तक हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और दिवाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की जो खबर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने भी कांग्रेस को राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब से वो राम मंदिर से लौटकर आई हैं, तब से कांग्रेस पार्टी उनसे नफरत करने लगी है। आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। तो ये कुछ प्रतिक्रिया राधिका खेड़ा की तरफ से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने अपने संबोधन में झारखंड में मिले नोटों के ढेर का भी जिक्र किया और कहा कि वो जब कार्रवाई करते हैं तो लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बहरामपुर की सभा में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही साथ इस दौरान बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने पंडाल के बाहर रहकर अपने प्रिय नेता को सुनना और देखना चाह रहे थे। उन्होंने देखा भी। ये बताता है कि पीएम मोदी के प्रति जनता का अपार और असीम जन समर्थन है।
और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल मतदान होना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। अहमदाबाद से मेघना है, बारामती से योगेश शीतल है, फिरोजाबाद से ऋषि कुमार है और उत्तर कर्नाटक से आयशा खानम है। हम सबसे पहले गुजरात चलेंगे। हमारे साथ मेघना बनी हुई है। मेघना, जो तैयारियां वो अपने अंतिम चरण में है, कल वहां पे चुनाव है पूरे गुजरात में, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि जो मतदाता उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए असीम, जिस तरीके से हम जानते हैं कि पूरा जो राज्य है गुजरात का वो कल मतदान करने वाला है। 26 सीटें हैं गुजरात में, जिनमें से 25 पर मतदान होने हैं। सूरत की एक जो सीट है जिस पर भाजपा के उम्मीदवार पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं क्योंकि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, सखी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और इसका भी ध्यान रखा गया है क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है तो लोगों को ज्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े, ज्यादा देर लाइन में खड़ा रहना ना पड़े। वेटिंग एरिया भी कई जगह बनाए गए हैं। कई जगहों पर जहां पर जो लाइन है वो खुले आसमान के नीचे है, वहां पर भी शेड लगाए गए हैं, शेड बनाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है गुजरात का, उसने पूरी तैयारियां की हैं। 25,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। उसके साथ ही कई दिव्यांग पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, सखी पोलिंग बूथ्स जहां पर सभी जो मतदान से संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे वो सभी के सभी महिलाएं होंगी। तो इस तरीके से पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। 4,94,00,000 मतदाता हैं गुजरात में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से तकरीबन महिलाएं और पुरुष दोनों की जो संख्या लगभग बराबर है। और एक तरीके से कहें तो मतदान समय की कमी है। गुजरात में ट्रेंड देखा गया है कि ट्राइबल इलाकों में सबसे ज्यादा मतदान होता है, शहरी इलाके ट्राइबल इलाकों के मुकाबले थोड़े पीछे छूट जाते हैं, तो स्वीप एक्टिविटीज भी उस हिसाब से काफी ज्यादा। मेघना, मैं आपके पास आऊंगा। अब आप चलेंगे सीधे अब दक्षिण भारत, उत्तर करना। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा वहां से मौजूद है। आयशा, गर्मी तो बहुत है, ऐसे में क्या उम्मीद करें कि जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, उत्तर कर्नाटक भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है और ख़ासकर जो उत्तर कर्नाटक के 4-5 ज़िले हैं जहां पर वोटिंग होने वाली है कल, जैसे गुलबर्गा, बागलकोट, बीजापुर, हुबली, धारवाड़, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान जैसी गर्मी होती है और यहां पर पारा जो है वो 45 डिग्री के आसपास है। तो इसके चलते चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं और सुबह 6 बजे से मतदान शुरू होगा ताकि लोग जल्द से जल्द मतदान केंद्र पर पहुँच सकें और शाम 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। और ख़ास बात ये भी है कि कई लोगों को मतदान केंद्र में क्यूज़ में ना खड़े होना पड़े, इसके लिए कई ऐप्स बनाए गए हैं ताकि वो इन ऐप्स को देखकर टेक्नोलॉजी के सहारे जल्द से जल्द मतदान केंद्र पहुंचे और वापस अपने घर लौट सकें। तो 14 सीटों पर काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और ये 14 सीटें बहुत अहम हैं और सबसे अहम सीट है गुलबर्गा की, जहाँ पर AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोडमनी वर्सेस बीजेपी के उमेश यादव हैं और ये सीट जो है AICC अध्यक्ष के लिए उनकी साख का सवाल है। तो चुनाव की तमाम तैयारियां बनी होंगी, हम सबकी नजरें बनी होंगी। आयशा, के पास लौटेंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे यूपी के फिरोजाबाद का। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त वहां से बने हुए हैं। ऋषि, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? और हम कह रहे हैं कि चाहे वो उत्तर भारत हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम जगहों पे भीषण गर्मी है, ऐसे में वहां क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? असीम, देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन 10 सीटों पर जो कि तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये VIP राउंड है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर दिग्गजों का मुकाबला है, चाहे बरेली से शुरू करें और इसको आगरा तक लेकर आएँ, जिसमें कि
मैनपुरी भी शामिल है, जिसमें आपका बदायूं भी शामिल है, तो इस तरीके से जो और फिरोजाबाद भी शामिल है। ये सभी वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति के अखाड़े में उतरे दिग्गज हैं, उन या तो वो खुद मैदान में है या उनके परिवार के लोग मैदान में हैं। तो इस लिहाज से जो गर्माहट है राजनीति की वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया मौसम की मार तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। सुबह से ही हमने देखा है कि आसमान जहां गर्मी उगल रहा है वहीं धरती की तपिश भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं जिससे कि लोग अच्छी तरीके से मतदान कर पाएं, और प्रशासन का दावा है कि आधे मतदान केंद्रों को उन्होंने मॉडल बूथ के रूप में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो लगातार इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि लोग गर्मी से बच सके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चलेंगे अब महाराष्ट्र, वहां के बारामती से हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां महाराष्ट्र में, खासकर बारामती में? देखिए 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है वो वोट देंगे। अगर इस चरण की बात करें, जितनी सीटें हैं कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं, 2 कोकण की हैं और 2 सीटें जो है मराठवाड़ा की हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आपको काफी संक्षेप में बताऊं, बारामती की जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि बेसिकली पवार परिवार में ही आपस में जो 2 कैंडिडेट हैं वो दोनों पवार फैमिली से, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, उनकी जो आप कह सकते हैं जो भी नतीजे होंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति को एक तरीके से आप कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर आप छत्रप की बात करें, रीजनल पार्टी की बात करें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करें दूरदर्शन न्यूज एक बार फिर से उन तमाम वोटरों से अपील कर रहा है जिनके इनके इलाकों में कल तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं, अब अपने घरों से निकले। गर्मी है लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका ये एक संवैधानिक अधिकार है, आप जाइए अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, आयशा, ऋषि और योगेश, आप तमाम चारों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।